हेलो हेलो जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मानवों में जनन के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में। तो आपसे अति लघुत्तरी में ये पूछा जा सकता है कि अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो बच्चों, दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम बताइए। उन दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम बताइए जो अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। तो बच्चों, पहला होता है हमारा एफएसएच, जिसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। दूसरा होता है एलएच या आईसीएसएच, जिसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलेंगे। आपसे बहुविकल्पी या अति लघुत्तरी में पूछा जा सकता है कि एलएच आईसीएच का पूरा नाम क्या होता है। अगर बहुविकल्पी अति लघुत्तरी में पूछेगा तो इंटरस्टिशियल सेल इम्यून स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए। तो बच्चों, लीडिंग कोशिका को इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लीडिंग कोशिकाओं को अंतराली कोशिका या फिर इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। इनके द्वारा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित किया जाता है। टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन बोल सकते हैं। बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव अंडाणु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर अति लघुत्तरी में पूछेगा तो सिर्फ फिगर बनाइएगा। ठीक है। पहला लेयर आप दिखा देंगे कोरोना रेडिएटा की, सेल वाली लेयर आप दिखा देंगे कोरोना रेडिएटा की, इसमें फिर न्यूक्लियस दिखा देंगे, ठीक है, सेल का। फिर दूसरा दिखा देंगे ये पतली वाली लेयर जोना पेल्यूसिडा। फिर उसके बाद ये विटलाइन मेम्ब्रेन आप दिखा देंगे। ठीक है। अब विटलाइन मेम्ब्रेन के बाद या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर ये कोशिका द्रव्य भरा है इस सेल के अंदर, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, यह आपका न्यूक्लियस है। ठीक है। अब अगर आपसे लघु उत्तरी में पूछेगा तो आप लिखिएगा कि मानव अंडाणु वह स्त्री जनन कोशिका होती है जो निषेचन के पश्चात या निषेचन के समय शुक्राणु के साथ मिल करके युग्मनज का निर्माण करती है। मानव अंडाणु वह स्त्री जनन कोशिका होती है जो निषेचन या फर्टिलाइजेशन के समय शुक्राणु के साथ मिल करके जाइगोट का निर्माण करती है या जाइगोट को बनाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मतलब बच्चों, अब ये आपसे लघु में पूछेगा तब फिगर के साथ इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है। कहाँ तक? कोरोना रेडिएटा तक लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरा लिखेंगे, फिर अगला पॉइंट आप डाल के लिखेंगे मानव अंडाणु का निर्माण ओवरी में या अंडाशय में अंडजन प्रक्रिया द्वारा होती है। मानवों में बच्चों एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है अंडाणु जनन, जिसके द्वारा अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। बच्चों, मानव अंडाणु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है। मानव अंडाणु का आकार जो होता है 100 से 120 माइक्रोमीटर हो सकता है। यह नॉन मोटाइल होता है। ठीक है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये खुद नहीं जा सकता। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है इसे, ठीक है, जाने के लिए। तो इस काम को करता कौन है? तो फिमरे झालर जिसे बोलते हैं, और हमारे डिम्ब वाहिनी में पाई जाती है एक एपिथेलियम पाया जाता है बच्चों, जो इसको सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है, जो इसको निषेचन वाले स्थान तक पहुंचाता है। ठीक है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें बच्चों, तो पहला हमारा होगा जोना पेल्यूस कोरोना रेडिएटा। यह बच्चों क्या कार्य होती है? यह सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। यह आउटर लेयर होती है, यह सुरक्षा देने का कार्य करती है। यह स्पर्म को अंदर आने से रोकती है। ठीक। दूसरा होता है जोना पेल्यूसिडा। ठीक है। मुझे दूसरा इसको लिखना चाहिए था। दूसरी होती है जोना पेल्यूसिडा, जो स्पर्म को पहचानने में मदद करती है। यह जोना कोरोना रेडिएटा के अंदर की लेयर होती है। ठीक है। यह पारदर्शी परत होती है। ठीक है। और यह फर्टिलाइजेशन के बाद किसी अन्य स्पर्म को अंडाणु के अंदर आने नहीं देती। ठीक है। मतलब कि यह स्पर्म को अंदर आने से रोकती है, किसी अन्य स्पर्म को आने से रोकती है निषेचन के बाद। ठीक है। अब तीसरा हमारा आएगा न्यूक्लियस या केंद्रक। केंद्रक वह भाग होता है जिसमें कि आनुवांशिक जानकारी
पाई जाती है, ठीक है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। तो बच्चों, और चौथा हमारा होता है कोशिका द्रव्य या ओप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। इसमें कोशिका द्रव्य में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। और अगला हमारा आता है विटलाइन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह मतलब यह अंडाणु और स्पर्म के फ्यूजन में मदद करती है। यह विटलाइन मेम्ब्रेन जो होती है हमारा शुक्राणु और अंडाणु के मिलन में या संयोजन में मदद प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। और यह जोना पेलुसिडा की अंदर वाली परत होती है, ठीक है। अब अगला होता है हमारा कि इसमें गुणसूत्र, बस इतना ही लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। कि बस इतना ही लिखने की ज़रूरत है। कोरोनरी मतलब कि यहाँ तक पहला लिखेंगे आप कोरोनरी डीटा, दूसरा ज्यूनस पेलुसिडा, तीसरा केंद्रक, चौथा साइटोप्लाज्म, पांचवा विटलाइन मेम्ब्रेन। बस इतना ही लिखने की ज़रूरत है। अगला हमारा टॉपिक आता है क्वेश्चन। अगला इसमें हम गुणसूत्रों की बात करें तो इसमें गुणसूत्र आधे पाए जाते हैं। हैप्लॉइड ये होता है अंडाणु, या 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 ऑटोसोम पाए जाते हैं और एक लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ऑटोसोम और लिंग गुणसूत्र क्या होता है यह मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। अगर हम जीवन अवधि की बात करें, अंडाणु की जीवन अवधि की बात करें तो लगभग 24 घंटे होता है। यदि अगर निषेचन नहीं हुआ तो यह अंडाणु नष्ट हो जाता है, ठीक है। फिर यह क्या करता है बच्चों, यह उनके साथ गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम के साथ योनि मार्ग से बाहर निकल आता है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र भी बोलेंगे, ठीक है। अब इसके कार्य की हम बात करें तो इसका कार्य होता है निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेना, भ्रूण को प्रारंभिक विकास के लिए पोषण प्रदान करना, संतति को मातृ गुणसूत्र X क्रोमोसोम देना। निषेचन का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपसे पूछा जाता है कि अंडाणु या डिंबाणु का निर्माण कहाँ पे होता है, तो जो आपसे पूछा जा सकता है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, अंडाणु या डिंबाणु बोलो एक ही बात होती है। तो आपसे पूछा जाता है अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो अंडाणु का जो निषेचन होता है वो अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी में होता है, और डिंबवाहिनी में एम्पुला वाले भाग में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शुक्राणु पर टिप्पणी लिखिए। बच्चों आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, मानव शुक्राणु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप अगर अति लघु उत्तरी में पूछेगा तो सिर्फ फिगर बनाइएगा, और लघु उत्तरी में पूछेगा तो फिगर बना के कुछ लिखने की भी ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों इसमें आप लिखेंगे पहला भाग, स्पर्म की बात करें तो ये संरचना है जिसमें ये पहली वाली परत जीवद्रव्य कला है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। यह शीर्ष वाले भाग में पाई जाती है। पहला भाग होता है शीर्ष भाग, दूसरा होता है ग्रीवा, तीसरा होता है मध्य भाग, चौथा होता है पूंछ। अग्रभाग पे जीवद्रव्य कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इस भाग को एक्रोसोम बोलते हैं या अग्रपिंडक बोलते हैं। यह केंद्रक है जहाँ पे गुणसूत्री पदार्थ पाया जाता है। यह आपका अग्रस्थ तारक केंद्रक होता है, यह दूरस्थ तारक केंद्रक होता है। यह ग्रीवा होती है जहाँ पे 2 सेंट्रियोल पाए जा रहे हैं, ठीक है, अग्रस्थ दूरस्थ। और यह आपका मध्य भाग है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जा रही है, ठीक है। यह तंतुमय आवरण का निर्माण कर रही है। माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जो स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करती है तैरने के लिए। बच्चों क्या होता है अग्रपिंडक में एक्रोसोम में मतलब कि स्पर्म लाइसिन पाई जाती हैं जो ओवा की वाल को पचाने का कार्य करती है। यह जो अग्रस्थ तारक केंद्रक होता है, यह इसका कार्य क्या होता है, यह निषेचन के दौरान यह ओवा के अंदर प्रवेश करता है। और यह दूरस्थ तारक केंद्रक यह तंतुमय आवरण का निर्माण करता है या पूंछ वाले भाग का निर्माण करता है। अब बस इतना ही लिखने की ज़रूरत है आपसे को, ठीक है।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताइए कि अति लघुत्तरी में पूछा जाए तो थोड़ा सा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। मानव शुक्राणु जो होता है वह सूक्ष्म धागे नुमा और अगुणित व चल लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। मतलब बच्चों कि यह चल क्यों इसको बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पूंछ पाई जा रही है जिसकी वजह से ये चलयमान है, जबकि अंडाणु में ऐसा कोई संरचना नहीं पाई जा रही जिसकी वजह से बेचारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। ठीक है, और इसका निर्माण जो होता है यह शुक्रजनन नलिकाओं में निर्मित होता है शुक्राणु, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। 22 ऑटोसोम, 1 सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। बच्चों इसके 4 भाग होते हैं। पहले भाग की बात करें तो हेड होता है जिसे कि न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें मतलब कि जानकारी, गुणसूत्री जानकारी जो भी होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। और शीर्ष के अग्र भाग पर बच्चों, शीर्ष वाला जो भाग हेड वाले रीजन में शीर्ष अग्र भाग पर एक्रोसोम पाया जाता है, जिसमें एक्रोसोम में हाइल्यूरिनिडेज एंजाइम और एक्रोसिन एंजाइम पाए जाते हैं। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम और एक्रोसिन एंजाइम पाए जाते हैं। यह एंजाइम अंडाणु की झिल्ली को भेदने या ओवा की वाल को पचाने में मदद करते हैं या भेदने में सहायता प्रदान करते हैं। इसको बोलेंगे, आपसे पूछा जाएगा स्पर्म के एक्रोसोम वाले पार्ट में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो आप लिखेंगे एक्रोसिन और हाइल्यूरिनिडेज। तो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, मतलब दूसरा पार्ट आता है ग्रीवा वाले भाग में। यह क्या होता है, मध्य भाग और सिर वाले भाग को जोड़ने का कार्य करती है। इसमें 2 तारक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियल जो कि मैंने बता रखा है कि यह निषेचन के दौरान ओवा के अंदर प्रवेश करने का कार्य करता है। दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियल जो जिसका कार्य होता है कि यह बदल जाता है एक्सियल फिलामेंट या पूंछ तंतुमय आवरण या पूंछ वाले भाग का निर्माण यह करता है डिस्टल सेंट्रियल। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपसे पूछा जाएगा एक्रोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो बोलेंगे आप हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम बोलेंगे और एक्रोसिन एंजाइम बताएंगे। आपसे अति लघुत्तरी में पूछा जाएगा अगर तो। बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगला हमारा मतलब लिखेंगे 3rd नंबर पे आप मध्य भाग आएगा हमारा, जिसमें आप लिखेंगे कि मध्य भाग में इस भाग में अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो एटीपी बनाते हैं। यह एटीपी या यह ऊर्जा शुक्राणु को तैरने व आगे बढ़ने में मदद प्रदान करने का कार्य करती है। और चौथा बस इतना ही लिखने की, 4 ही भाग लिखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत है आप लोगों को। टेल या फ्लैजिलम, ठीक है, यह लंबा भाग होता है और चाबुक नुमा भाग होता है जो शुक्राणु को तैरने व आगे बढ़ने में मदद प्रदान करता है। बस इतना ही लिखने की ज़रूरत है। अगर हम शुक्राणु के कार्य की बात करें, फंक्शन ऑफ स्पर्म, तो यह अंडाणु, तो इसका कार्य होता है पहुंचना और अंडाणु को निषेचन कर अंडाणु में प्रवेश करना और निषेचन की क्रिया को संपन्न करना। ठीक है, और भ्रूण के लिंग का निर्धारण करना इसका कार्य होता है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोरियान की बाहरी सतह कैसी होती है, इसका क्या कार्य होता है। तो बच्चों कोरियान की बाहरी सतह पर अनेक उंगली नुमा या अंगुली सदृश प्रवर्ध या संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे कोरियानिक प्रवर्धक कहते हैं, जो गर्भाशय की भित्ति में धंसे रहते हैं। ठीक है, जो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति या एंडोमेट्रियम में धंसे रहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोरियान की
कोरियन जो होती है वह भ्रूण की सबसे बाहरी भ्रूणी झिल्ली होती है या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। इसकी बाहरी परत पर अंगुली जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। ठीक है, इसकी बाहरी परत पर अंगुली जैसी संरचनाएं बन जाती हैं जिन्हें हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ठीक है, कोरियोनिक विलाई का कार्य होता है बच्चों, ये कोरियोनिक विलाई क्या होती है, अब बाद में प्लेसेंटा का निर्माण या अपरा का निर्माण में भाग लेती है। ठीक है, और जो हमारा कोरियन की परत होती है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और ये कोशिकाएं गर्भाशय की दीवार के संपर्क में रहती हैं या धसी रहती हैं या सटी रहती हैं गर्भाशय की दीवार से, गर्भाशय की आंतरिक दीवार एंडोमेट्रियम से। इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि इसके कार्य, तो कार्य बच्चों ध्यान रखिएगा, कार्य क्या होता है कोरियोनिक विलाई का कार्य होता है प्लेसेंटा का निर्माण करना, पोषण, जो बेबी एक्सक्रीट करेगा प्रोडक्ट का उसका निषेचन, उसको निपटारा करना, उसको बॉडी से बाहर निकालना, श्वसन में, उत्सर्जन में, हार्मोन के स्रावण में मदद करती है। हार्मोन कौन सा निकालेगी, HCG निकालती है कोरियोनिक विलाई, जिसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया क्या होती है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलने तथा आसंजन के लिए अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिन का स्रावण होता है या फर्टिलाइजिन स्रावित होता है। दूसरी ओर शुक्राणु की अग्रपिंड से या क्रोमोसोम से एंटी फर्टिलाइजिन का स्रावण होता है। इन दोनों की फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन की क्रियाओं के फलस्वरूप निषेचन की क्रिया हो पाती है। बस आपको इतना ही लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, आसंजन मतलब संयुग्मन या मिलने के लिए फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का स्रावण किया जाता है एक और स्पर्म के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा लघुत्तरी में तो आप ऐसे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे फर्टिलाइजिन, तो लिखेंगे आप फर्टिलाइजिन जो और एंटी फर्टिलाइजिन जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन या निषेचन से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण रसायन होते हैं या प्रोटीन होते हैं, रसायन बोलिए प्रोटीन बोलिए। ठीक है, दो महत्वपूर्ण प्रोटीन होते हैं। फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बनता है। यह ओवम या एग की बाहरी सतह प्लाज्मा मेम्ब्रेन या वेटलाइन मेम्ब्रेन से स्रावित होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो हमारा फर्टिलाइजिन होता है यह कहाँ से स्रावित होता है, वेटलाइन मेम्ब्रेन से स्रावित होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा हमारा फर्टिलाइजिन कहाँ से स्रावित होता है, तो वेटलाइन मेम्ब्रेन से स्रावित होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन लिखेंगे हम फर्टिलाइजिन के कार्य। तो बच्चों फर्टिलाइजिन के कार्य बोले तो यह इसका कार्य होता है स्पर्म, यह शुक्राणु को अंडाणु की ओर आकर्षित करता है। ये शुक्राणु को अंडाणु की ओर आकर्षित करता है। यह शुक्राणु को अंडाणु की सतह या से जोड़ने मतलब अटैचमेंट में मदद करता है। निषेचन की पहली पहचान मतलब रिकॉग्निशन में सहायता प्रदान करता है। यह इस बात को निश्चित करता है कि फर्टिलाइजिन इस बात को निश्चित करता है, इस बात का ध्यान रखता है कि सही शुक्राणु को पहचानने का कार्य इसका होता है कि सही शुक्राणु ही आके ओवम से फर्टिलाइज हो, मतलब कि यह सही शुक्राणु को पहचान करके शुक्राणु को अपनी ओर बुलाता है, आकर्षित करता है। अब बात आती है एंटी फर्टिलाइजिन। तो एंटी फर्टिलाइजिन जो होता है हमारा, यह एक प्रोटीन होता है। ठीक है, जो शुक्राणु की सतह पर पाया जाता है। एंटी फर्टिलाइजिन ओवा की आउटर मेम्ब्रेन जो कि हमारे ओवा की वेटलाइन मेम्ब्रेन से स्रावित होगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्रावित होगा, और यह स्पर्म से स्रावित होगा। ठीक है, इसमें कार्य क्या होता है एंटी फर्टिलाइजिन का बच्चों, तो एंटी फर्टिलाइजिन होता है वह फर्टिलाइजिन के साथ
विशिष्ट बंधन का स्पेसिफिक बॉन्ड का निर्माण करता है। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि केवल उसी प्रजाति का या सेम स्पीसीज का शुक्राणु ही आकर के अंडाणु से जुड़े। यह गलत प्रजाति या अन्य प्रजाति के शुक्राणु को निषेचन करने से रोकता है। बस इतना ही लिखने की ज़रूरत है आपको। फिगर बना के इतना लिख दीजिएगा, मोर सफिशिएंट रहेगा। अब इसको मैंने थोड़ा से आपको समझाने के लिए बताया है। फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग के बाद कि क्या संयुक्त होने से क्या प्रोसेस आगे होगी। तो बच्चों, अंडाणु शुक्राणु के अंडाणु जो होता है, अंडाणु की सतह से फर्टिलाइजिंग का स्रावण होता है। शुक्राणु में मौजूद होता है एंटी फर्टिलाइजिंग। ठीक है, तो इन दोनों की एक और स्पर्म आके दोनों से कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अंडाणु शुक्राणु अंडाणु की सतह से चिपक जाता है और निषेचन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो ऐसे जो फर्टिलाइजिंग होता है वो एंटी फर्टिलाइजिंग के आपस के कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड बनता है और दोनों एक और स्पर्म आपस में कनेक्ट होकर निषेचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि सगर्भता के समय अग्रपीयूष ग्रंथि से सॉरी बच्चों, वो अगला क्वेश्चन है, वो आगे मैं कराऊंगा क्वेश्चन। शिशु के ये क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के पश्चात कौन कौन से हार्मोन या कौन कौन हार्मोन दुग्ध को मुक्त कराता है, उनका स्रोत बताइए। मतलब वो कौन से हार्मोन हैं जो जन्म के पश्चात, शिशु के जन्म के पश्चात दूध को मुक्त कराते हैं, उनका स्रोत बताइए। तो बच्चों क्या होता है कि सगर्भता के अंत में शिशु के जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों में प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा दुग्ध का स्रावण होता है। ठीक है, स्तन ग्रंथियों में प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा दुग्ध का स्रावण प्रारंभ होता है। यह पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होता है। प्रथम दुग्ध को प्रथम स्तन या कोलेस्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि शिशु के जन्म के पश्चात माता की पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन दुग्ध स्रावण के लिए माता की शिशु के जन्म के पश्चात माता की पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन दुग्ध स्रावण के लिए स्तन को संवेदित करता है, स्तनों को संवेदित करता है। जबकि जो हमारा पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से होता है, क्या पोस्टीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन निकलेगा जो दूध को मुक्त कराता है। तो इंटीरियर लोब से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से निकल रहा है प्रोलैक्टिन, जो कि स्तन ग्रंथियों को या स्तनों को संवेदित कर रहा है दुग्ध स्रावण के लिए। और पीयूष ग्रंथि के पोस्टीरियर लोब से निकल रहा है ऑक्सीटोसिन, जो दूध को मुक्त करा रहा है। बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है कि उन कोशिकाओं का नाम बताइए जो विकसित कर रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो बच्चों वो कोशिका हमारी सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जो विकसित कर रहे या विकास कर रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। बच्चों क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है, अगर लघुत्तरी में पूछेगा, ये जब भी अति लघुत्तरी में पूछेगा तो इतना लिखने की ज़रूरत होगी, आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इतनी लंबी इसकी परिभाषा ही होगी, या फिर मैं शार्ट भी बता दूंगा, लेकिन उससे टीचर क्या करेगा पता नहीं मुझे भी। ठीक है, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, आपसे पूछा गया आर्तव चक्र किसे कहते हैं, इसे कौन कौन से हार्मोन नियंत्रित करते हैं। तो बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल स्त्री में होने वाली वह नियमित जैविक प्रक्रिया होती है। मतलब जैविक प्रक्रिया मतलब यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जीव को सुचारू रूप से जीवन यापन करने में मदद प्रदान करती है। ठीक है,
अगर ये प्रक्रिया ना होगी तो आगे मादा ओवम का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी, और ओवम का फॉर्मेशन नहीं, मतलब एक तरीके से एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो यह नियमित जैविक प्रक्रिया होती है। ठीक है, और जिसमें शरीर क्या होता है, मादा का शरीर या फिर स्त्रियों का शरीर हर महीने गर्भधारण की तैयारी करता है। अगर गर्भधारण नहीं होता तो गर्भाशय की आंतरिक परत और टूटा हुआ अंडाणु टूट कर बाहर निकल आता है। इसे मासिक धर्म या आर्तव चक्र कहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, क्या होता है, हमारा ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु जो होता है वो फिमरी के द्वारा संग्रहित किया जाता है, और मतलब कि अंडवाहिनी में डिंब हमारा भेज दिया जाता है। तो वहाँ से खिसकते खिसकते आता है यह एम्पुलरी रीजन में, और एम्पुला वाले भाग में आएगा स्पर्म। अगर कोई 24 घंटे तक स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, निषेचन के ना होने पर क्या होता है, हमारा टूटा हुआ यह अंडाणु टूट जाता है, और एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम के साथ टूट करके यह बाहर निकल आता है, योनि मार्ग द्वारा यह बाहर निकल आता है, जिसे हम पीरियड्स या आर्तव चक्र या मासिक धर्म भी बोलते हैं, या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। बच्चों, क्या होता है, सामान्यतः जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 दिन की मानी जाती है। यह 21 से 35 दिनों तक हो सकती है। बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स 4 होते हैं, मुख्यतः 4 होते हैं। पहला होता है हमारा FSH, जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलेंगे। दूसरा होता है LH, जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलेंगे। तीसरा होता है हमारा एस्ट्रोजन। चौथा होता है प्रोजेस्टेरॉन। अब अगला हमारा आएगा क्वेश्चन, आपसे पूछा ये जाएगा, वृषण के 2 कार्य बताइए। तो वृषण के 2 कार्य निम्नलिखित होते हैं बच्चों, कि वृषण की शुक्रजनन नलिकाओं द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करना। दूसरा होगा वृषण की लीडिंग कोशिकाओं द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन का स्रावण करना, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता प्रदान करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों मतलब बच्चों, स्त्रियों में क्या होता है कि आवाज़ का पतला होना, ठीक है, स्तनों का विकास होना, और स्तन ग्रंथियों का विकास होना, बाह्य जननांगों पर बाल आना, और पुरुष के केस में क्या होता है, आवाज़ का भारीपन होना, सीने चौड़े होना, और वक्षस्थल और गुप्तांगों पर बाल का आना, ठीक है, दाढ़ी मूंछ का आना, ये सारे लक्षण होते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें ग्राफी पुटक फट करके द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है या मुक्त करता है। तो बच्चों, उस प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्ग बोलेंगे। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हमारा ग्राफी पुटक जो होता है वो फट करके द्वितीयक अंडाणु को मुक्त करता है, अंडाशय से मुक्त करता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि शुक्र जनन किसे कहते हैं। तो जिसे हिंदी में, इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। तो क्या होता है कि नर के वृषण में या टेस्टिस में स्थित शुक्र जनन नलिकाओं में स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, जो कि दुगुणित होती हैं। तो दुगुणित स्पर्मेटोगोनिया से वृषण के में स्थित शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर दुगुणित स्पर्मेटोगोनिया से क्रमिक विभाजनों द्वारा, मतलब कि मियोसिस और माइटोसिस द्वारा अगुणित शुक्राणु हैप्लॉइड स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्म की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, यह जो होती है वो यह यौनावस्था में प्रारंभ हो जाती है। कौन? शुक्राणु जनन। जबकि अंडाणु जनन की हम बात करें तो यह वह जैविक प्रक्रिया होती है बच्चों, जिसमें मादा के अंडाशय या ओवरी में दुगुणित ओगोनिया
से क्रमिक विभाजनों द्वारा मतलब कि मियोसिस और माइटोसिस द्वारा अगुणित या परिपक्व अंडाणु का निर्माण होना अंडाणु जनन कहलाता है बच्चों। यह प्रक्रिया जो होती है वह जन्म से पूर्व मादा में जन्म से पूर्व भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है और यौनावस्था में जब मासिक धर्म होता है तो मासिक धर्म के साथ आगे बढ़ती है, मासिक धर्म में आगे बढ़ती है यह प्रक्रिया अंडाणु जनन की। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें निषेचन कहाँ पे होता है, मानव में निषेचन कहाँ पे होता है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, जो स्त्री में ऐसे पूछा जाएगा मानव में निषेचन कहाँ संपन्न होता है, या फिर पूछा जाएगा स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात उत्सर्जित अंडाणु के संग्रहण में उत्तरदायी भाग कौन होता है। तो बच्चों वह फैलोपियन ट्यूब होता है, जिसे अंडाणु वाहिनी, अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे। तो बच्चों ये जो होता है हमारा अंडवाहिनी जो होता है, अंडवाहिनी के एम्पुला वाले भाग में सबसे ज़्यादा निषेचन होता है क्योंकि यह चौड़ा भाग होता है डिंब वाहिनी या अंडाणु का या अंडवाहिनी का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपसे से। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ तक हो गया था ना हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि लैंगिक जनन की इकाई क्या होती है। तो बच्चों लैंगिक जनन की नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु लैंगिक जनन की इकाई होती है, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, एग या ओवम लैंगिक जनन की इकाई होती हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मानव में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। तो बच्चों मानव में सर्टोली कोशिका जो होती है वो विकास कर रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा होता है यह इनहिबिन हार्मोन का स्राव करती है जो कि एफएसएच को नियंत्रित करता है, ठीक है। और यह क्या होती है, सर्टोलिसोल स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को रिलीज करती है या मुक्त करती है या का श्रावण करती है। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर स्पर्म को परिपक्व करने में मदद प्रदान करता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर जनन कोशिका किस प्रकार के विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण करती है। यह आपसे 2024 में पूछा गया है, कोड नंबर GI है। जैसे मैंने यहाँ पे कोड और ईयर नहीं लिखा है तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछ नहीं गए हैं, आप उठा के देखेंगे क्वेश्चन बैंक और वो सारे इस पर क्या बोलते हैं अनसॉल्व्ड पेपर तो आपको मिलेंगे बच्चों। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो हमारा नर जनन कोशिका होती हैं वह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो जो पुरुष जनन तंत्र में 3 सहायक ग्रंथियां होती है वह निम्नवत हैं। पहला शुक्र जनन नलिका जिसे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड जिसे प्रोस्टेट ही हिंदी में बोलेंगे। थर्ड है काउपर्स ग्लैंड जो कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोली जाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो बच्चों क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन निम्नवत हैं। पहला होता है मुख्य रूप से यह हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन कम मात्रा में स्रावित होता है और भी हार्मोन स्रावित होते हैं। रिलैक्सन हार्मोन भी हमारा किससे स्रावित होगा, कार्पस ल्यूटियम से। हाँ, कार्पस ल्यूटियम द्वारा हमारा ये भी स्रावित होता है, क्या, रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। गर्भावस्था में विशेष रूप से स्रावित होगा रिलैक्सिन कार्पस ल्यूटियम से। अब अगला होता है इन्फेंडुलम के किनारे अंगुलीनुमा विस्तार क्या कहलाता है, ठीक है। इन्फेंडुलम फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं बच्चों, एम्पुला, स्थमस और इन्फेंडुलम। तो इन्फेंडुलम में क्या होता है बच्चों, इन्फेंडुलम के किनारे अंगुलीनुमा कुछ आकृति पाई जाती है या विस्तार पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों हम हिंदी में लिखेंगे फिम्बरी बोलते हैं उसे,
ठीक है, उसे फिमरी बोलते हैं या झालर हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्त्री जनन तंत्र में अंडवाहिनी के अंतिम किनारे इन्फिंडिबुलम पर स्थित उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, आकृति पाई जाती है, जिसे झालर या फिमरी बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? अंडोत्सर्ग के समय अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु को संग्रहित करना, अंडाणु को अंडवाहिनी के भीतर प्रवेश करने में सहायता प्रदान करना, अंडाणु को निषेचन स्थल एम्पुला की ओर ले जाने में सहायता प्रदान करना। ये 3 कार्य होते हैं इनकी। फिमरी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिमरी का कार्य पूछा जाता है तो कलेक्शन ऑफ ओवा और ओवा को फर्टिलाइजेशन रीजन तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है। इसको मैं पहले ही करा चुका हूँ, दोबारा मैंने हो गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महिलाओं में अंडाणु या डिम्बाणु का निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कला का क्या कार्य होता है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्तनियों में निषेचन कहाँ होता है? तो बच्चों, महिलाओं में निषेचन अंडवाहिनी की एम्पुला वाले भाग में होता है। निषेचन कला जो होती है बच्चों, निषेचन कला या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो होती है, यह निषेचन के दौरान बनने वाली अस्थायी झिल्ली होती है जो अंडाणु की सतह पर बनती है। इसका कार्य होता है निषेचन के पश्चात कोई भी स्पर्म, कोई भी या किसी भी इस पर अंडाणु को, किसी भी शुक्राणु को पुनः डिम्बाणु या अंडाणु में अंदर प्रवेश करने से रोकती है। मतलब कि यह जो हमारा निषेचन कला होती है, यह निषेचन के पश्चात किसी दूसरे या किसी अन्य स्पर्म को अंडाणु में आने से रोकने का कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अभी पूछा भी गया था हाल ही में, ईयर नहीं याद आ रहा है मुझे। प्रसव पीड़ा क्या होती है? ठीक है, प्रसव पीड़ा को बच्चों लेबर पेन बोलते हैं। क्या होता है? गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भाशय की मांसपेशियों में होने वाली नियमित संकुचन, मतलब कि लगातार सिकुड़ना। नियमित संकुचन मतलब होता है कि कोई भी गर्भाशय की जो वो होती हैं, गर्भाशय की मांसपेशियां होती हैं, उनमें लगातार सिकुड़ती हैं। ठीक है, और गर्भाशय ग्रीवा को या सर्विक्स को फैलाकर शिशु को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करती है, प्रसव पीड़ा कहलाती है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले तो ऐसे लिखेंगे कि गर्भावस्था के अंतिम चरणों में गर्भाशय की मांसपेशियों में होने वाले नियमित संकुचन, मतलब कि लगातार सिकुड़ने से गर्भाशय ग्रीवा को सिकुड़ने और जो गर्भाशय ग्रीवा को फैला करके क्या होता है, गर्भाशय ग्रीवा से सर्विक्स को फैला करके बेबी को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करती है। इसको हम प्रसव पीड़ा बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों में होने वाले नियमित, तीव्र या फिर लयबद्ध संकुचन के कारण गर्भाशय की ग्रीवा फैलती है। ठीक है, गर्भाशय की मांसपेशियां नियमित रूप से लगातार सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से गर्भाशय ग्रीवा फैलती है और जो बेबी होता है, भ्रूण होता है, वह नीचे की ओर खिसकता है और शिशु का जन्म हो जाता है। इस प्रक्रिया में माता को बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। इस वेदना को हम प्रसव पीड़ा या लेबर पेन बोलते हैं। लयबद्ध मतलब बच्चा होता है, क्या होता है बच्चा कि एक नियमित संकुचन, मतलब सिकुड़ना या छोटा होना किसी भी पार्ट का, ऐसे सिकुड़ना किसी भी पार्ट का।
अगला होता है हमारा कि इसमें आपसे कारण क्या होते हैं प्रसव पीड़ा के। तो बच्चों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रोत बढ़ने के कारण ये प्रसव पीड़ा होती है। गर्भाशय की मांसपेशियां बराबर या फिर लगातार संकुचन होने के कारण, सिकुड़ने के कारण, गर्भाशय की ग्रीवा का पतला या चौड़ा होने के कारण जो बेबी होता है हमारा, वह सिर का बेबी के सिर का नीचे की ओर दबाव लगाने के कारण भी लेबर पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्रसव पीड़ा के। सिर्फ आपको इतनी परिभाषा लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप एक हेडिंग में ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ एक हाईलाइटेड पॉइंट के रूप में, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बढ़ने का कारण भी प्रसव पीड़ा होती है, ये भी आप ऐसे लिख सकते हैं। सिर्फ इतना मोर सफिशिएंट रहेगा आपसे अगर अति लघुत्तरी में पूछता है तो। और लघुत्तरी में पूछेगा तो इतना कारण भी लिख दीजिएगा आप। अब अगला होता है बच्चों बाह्य भ्रूणीय कलाएं क्या होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होती है। तो बच्चों, ऐसी झिल्लियां जो भ्रूण के बाहर बनती हैं लेकिन भ्रूण के विकास, सुरक्षा व गैसों के बाहर बनती हैं, जिसे बाहर मतलब ऐसी झिल्लियां जो एम्ब्रियो या भ्रूण के बाहर बनती हैं, लेकिन बाहर मतलब बाह्य ब्लास्टोडर्म से बनती हैं, ठीक है, से बनेंगी, लेकिन भ्रूण के विकास, पोषण, सुरक्षा और गैसीय आदान प्रदान में सहायता प्रदान करती हैं, उनको भ्रूणी झिल्लियां कहते हैं। मानव में भ्रूणी झिल्लियां निम्नवत होती हैं। पहला होता है एमनियॉन, दूसरा कोरियन, थर्ड होता है योगसैक, चौथा होता है एलेटोइस। एलेटोइस होती है। बच्चों, क्या होता है बाह्य ब्लास्टोडर्म, क्या होता है निषेचन के पश्चात जब भ्रूण ब्लास्टुला अवस्था में पहुंचता है, तब भ्रूण की बाहरी कोशिका को ब्लास्टोडर्म बोलेंगे, ठीक है। भ्रूण की क्या होता है निषेचन के पश्चात जब भ्रूण ब्लास्टुला अवस्था में पहुंचता है, तो भ्रूण की ब्लास्टुला अवस्था की बाहरी कोशिकाओं को हम ब्लास्टोडर्म बोलेंगे, ठीक है। भ्रूण के बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां उन्हें कहेंगे, ऐसी झिल्लियां जो भ्रूण के ब्लास्टोडर्म से बने या भ्रूण के बाहर बने, ठीक है, लेकिन इनका कार्य क्या होता है पोषण, सुरक्षा व गैसीय आदान प्रदान में सहायता प्रदान करती हैं। इनको भ्रूणी झिल्लियां या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। होती क्या क्या है, एमनियॉन, कोरियन, योगसैक एंड एलेटोइस होती हैं, ठीक है। एलेटोइस हमारा अगला पॉइंट है इसमें कि बाह्य भ्रूणी झिल्लियां भ्रूण का हिस्सा नहीं होती, लेकिन भ्रूण को सुरक्षित व सही विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण या आवश्यक होती हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक होती हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।